ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। Absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. ज्ञानेश कुमार कौन है? एक चुनाव आयुक्त अधिकारी जिन्हें न्यूट्रल दिखना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी स्टाइल जवाब देते नजर आए। क्या इसे इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ज्ञानेश कुमार पहले कोऑपरेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं और एमएससीएस अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास करवाया। ये कानून कोऑपरेटिव्स को सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में लाता है, जो बीजेपी के लिए ग्रामीण वोट बैंक का सीधा जैकपॉट है। हाँ, अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं और उनके साथ मिलकर ही ये काम पूरा किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव्स पहले कांग्रेस एनसीपी के कंट्रोल में थे, अब बीजेपी उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में बने देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी। उनकी नियुक्ति बीजेपी द्वारा पास किए गए खास बिल के तहत हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। इस नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त को चुनने की जिम्मेदारी अब 3 लोगों के पास है: प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का एक मंत्री, विपक्ष का नेता। पहले इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री की जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई हुआ करते थे, ताकि संतुलन बना रहे। तो सवाल ये उठता है, सरकार को क्यों जरूरत पड़ी सीजेआई को हटाने की? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को न्यूट्रल क्यों नहीं रहने दिया गया? ये प्यार था या जरूरत? इनके ऊपर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के आरोप भी लग रहे हैं। इनकी बेटी मेधा रूपम और दामाद एक ही राज्य में प्रशासनिक सेवा में है, और मेधा रूपम को तो सीएम योगी के करीबी आईएएस अधिकारी में गिना जाता है। इनकी दूसरी बेटी और दामाद भी जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सेवा में तैनात हैं, जबकि सामान्य हालात में पति पत्नी का एक ही राज्य में प्रशासनिक स्तर पर तैनात होना लगभग असंभव है। लेकिन इनके परिवार में यह बात 2 बार हो चुकी है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। असल ड्रामा तब शुरू हुआ जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बेहद अजीबोगरीब जवाब दिए, जैसे कि राहुल गांधी ने जब इलेक्शन बूथ की सीसीटीवी फुटेज ना दिखाने का सवाल उठाया तो उन्होंने कहा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये इतना ओवर द टॉप और मेलोड्रामेटिक था कि लोग सोच में पड़ गए। आईआईटी और हार्वर्ड पढ़ा आईएएस अफसर रह चुका इंसान ऐसा जवाब कैसे दे सकता है? सीसीटीवी तो इसलिए लगाया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना है और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं। जबकि असलियत ये थी कि राहुल गांधी ने देश के मतदाताओं पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं था। उन्होंने सवाल सिर्फ चुनाव आयोग से किया था। ऐसे जवाब सुनकर लगा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना मतलब देश के लोगों पर सवाल उठाना। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग देश के लिए है, देश चुनाव आयोग के लिए नहीं। उनकी टोन चुनाव आयोग की नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता जैसी लगी। विपक्ष ने तुरंत इसका विरोध किया और अब तो इंडिया ब्लॉक उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की सोच रहा है। एक और दिलचस्प चीज, जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि चुनाव आयोग का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करें तो साफ दिखता है कि ज्ञानेश कुमार को लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। मुझे तो पहले यह शक हुआ कि कहीं ये उनका पर्सनल अकाउंट तो नहीं। वैसे भी बीजेपी अपनी इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के लिए मशहूर है, तो क्या ये भी उसी संगत का असर है? सवाल कहीं है, क्या चुनाव आयोग न्यूट्रल है या बीजेपी का पीआर विंग बन चुका है? आपको क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार सच में निष्पक्ष हैं या बीजेपी के करीबी? कमेंट्स में बताइए।